Hello students, today we are going to study third chapter, okay? That is the fiber to fabric. So first of all, we will see that how many types of fibers are there. So there are mainly two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are obtained from the natural resources like plant and animal, and synthetic fibers are obtained from the chemicals. So let's see how many types of plant fibers are there. So there are three types of plant fiber: cotton, jute and coir. Coir is obtained from the coconut husk. And animal fibers are two types: wool and silk. And the synthetic fibers are three types: polyester, nylon and acrylic. These are prepared in the industries by the chemicals. Okay. So कॉटन और जूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिक्स क्लास में बहुत अच्छे से. ठीक है, प्लांट फाइबर्स हमारा सिक्स क्लास में कंप्लीट हुआ है. सेवंथ क्लास में हमारा मेन जो टॉपिक है वो है एनिमल फाइबर. सो इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट द वूल एंड सिल्क. ओके, now we are going to study about wool. As you know that the wool is an animal fibers. All animals does not gives us wool. Some special animals like sheep, yak, goat, that Angora goat, Kashmiri goat and Himalayan goat, okay, alpaca, llama and camels. These gives us wool, okay, because they all animals have a thick fur on their body. Okay, this fur is protect them from the cold climate. Okay, and these hairs are called fleece. चलिए अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हेयर्स होते हैं, ये जो फ्लीस हैं, ये एनिमल्स को कैसे वार्म रखते हैं कोल्ड क्लाइमेट में. तो जो हेयर्स होते हैं उनमें स्पेस होता है और इस स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है. और आपको पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है. सो जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है और बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है. इसीलिए तो हम विंटर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में डेट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ बहुत पतला होता है, उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि वो एयर को ट्रैप कर पाए. ठीक है, इसलिए वो हमको कूल रखता है. तो समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर में हम पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं. लेट्स सी द प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स. सो प्रोसेसिंग ऑफ वूल इज कंप्लीट इन द फॉलोइंग 6 स्टेप. सो सबसे पहले हम देखते हैं शेयरिंग. सबसे पहले हम इनके एक बार टर्म्स प्रोनाउंस कर लेते हैं. शेयरिंग, देन स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग. सबसे पहले हम देखते हैं शेयरिंग. शेयरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम करते हैं रिमूवल ऑफ फ्लीस. जो भी एनिमल्स होते हैं जिससे हमने वूल ऑब्टेन किया है, उसकी फ्लीस को, उसका जो हेयर होता है उसको हम रिमूव करते हैं. रिमूव करने के लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं. जैसे जनरली आपने देखा ट्रिमर मशीन जो होती है, ट्रिमिंग करते हैं हम उससे. वैसे ही थोड़ी बड़ी मशीन होती है जिससे हम एनिमल्स के हेयर को रिमूव करते हैं. ठीक है, और इसका जनरली हम इसको हेयर्स को रिमूव करते हैं समर सीजन में, क्योंकि विंटर में तो एनिमल को इन कोट की जरूरत है. विंटर में एनिमल्स को इन हेयर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हेयर्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड क्लाइमेट से. तो हम जनरली ये रिमूव करते हैं इन द समर सीजन. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम उनके हेयर को रिमूव करते होंगे तो एनिमल्स को हार्म होता होगा. नहीं, ये प्रोसेस उतनी हार्मफुल नहीं है, उतना ज्यादा नुकसान नहीं देती है. एनिमल्स को कुछ फील ही नहीं होता है. क्यों? जैसे आपने घर में देखा होगा कि आपके पापा शेविंग करते हैं, तो जब शेविंग होती है तो उनको कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो एनिमल्स की जो ऊपर वाली सबसे स्किन होती है वो डेड होती है. तो जब हम एनिमल्स से इन फ्लीस को रिमूव करते हैं तो उन्हें ज्यादा पेन नहीं होता है. ठीक है, मतलब पेन नहीं होता है उनको ना. सेकंड प्रोसेस हम देखते हैं इसकी स्काउरिंग. ओके, स्काउरिंग इज द वॉशिंग ऑफ शेयर्ड हेयर. जो हमने हेयर को रिमूव किया है, जो हमने हेयर्स को रिमूव किया है, उन हेयर्स को अब हमको क्या करना है, वॉशिंग करना है. क्योंकि जो एनिमल्स के ऊपर जब ये हेयर थे तो उनमें बहुत ज्यादा डर्ट था, डस्ट था, ग्रीस था, तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा गंदे थे. तो हम उनको क्या करेंगे, वॉश करेंगे. तो वॉशिंग की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, स्काउरिंग. ठीक है, जनरली मैनुअल प्रोसेस भी होती है या इसको मशीनरी के द्वारा भी करते हैं. जब अच्छे से वॉश हो जाता है ये, तब हम इसको फाइनली क्या कर देते हैं, ड्राई करते हैं. नाउ थर्ड प्रोसेस इज द
सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। जो हमने अलग अलग तरह की वूल से हमने क्या किया है, अलग अलग तरह के एनिमल से जब हमने ये हेयर्स को सेपरेट किया है, तो अब हमको इनको क्या करना होता है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करना होता है, ठीक है। आपने जनरली देखा है कि हमने ब्लैक हमारे पास वूल है, ठीक है, या व्हाइट एनिमल्स होते हैं, या ग्रे होते हैं, या ब्राउन होते हैं। तो ये एनिमल्स के जो जब हम फ्लीस अलग करते हैं तो अलग अलग कलर्स में होते हैं, तो इनको अलग अलग कलर के हिसाब से सेपरेट करते हैं। या फिर इनकी क्वालिटी होती है, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, तो हार्ड और सॉफ्ट हेयर्स को अलग अलग करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, कुछ हेयर्स कैसे होते हैं, लेंथ में बड़े होते हैं, कुछ हेयर्स छोटे होते हैं, तो उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो अलग अलग सेपरेट करना टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और लेंथ के अकॉर्डिंग, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी सॉर्टिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ बर्ड्स। पिक्ड आउट द स्मॉल प्लफी हेयर्स, ठीक है। जो वूल है, वूल के चारों तरफ एक प्लफी हेयर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रोए से निकले होते हैं। जनरली आपने जब अपने स्वेटर्स में पहनते हैं तो स्वेटर में देखा होगा हल्के हल्के रोए होते हैं, ठीक है। इन रोए को, इन बर्ड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिमूवल ऑफ बर्ड्स। ये प्रोसेस होती है जनरली मशीन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं डाइंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने जो अलग अलग फ्लीज लिए हैं, दे आर ओनली 4 कलर्स, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और ब्राउन। बट आपने वूल्स देखे हैं, आपने स्वेटर्स देखे हैं, अलग अलग कलर के आते हैं। क्या हम इन 4 कलर के ही स्वेटर पहनते हैं? नहीं, हम अलग अलग कलर के स्वेटर पहनते हैं। रेड भी होता है, ब्लू भी होता है और स्काई ब्लू होता है, ठीक है, पिंक होता है। अलग अलग शेड में हमको स्वेटर्स मिलते हैं, वुलन है ना, स्कार्फ, और हम लोग अलग अलग कलर के पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमको जो कलर्स मिले हैं, जो हमने नेचुरली फ्लीस हमने प्राप्त किए हैं, उन फ्लीस को डाई करना, अलग अलग डिजायर कलर्स में उनको डाई करना क्या कहलाता है, डाइंग, ठीक है। लास्ट प्रोसेस है आपकी रोलिंग, ठीक है। फाइबर्स आर देन रोल्ड इनटू यार्न। जब आपके फाइबर्स कलर्ड हो गए हैं, अब हम इन फाइबर्स को अलग अलग, रेड कलर को अलग से लपेट देंगे रोल करके, ब्लैक को अलग से लपेट देंगे, व्हाइट को अलग, पिंक को अलग, ऐसे इनकी रोलिंग अलग अलग कर देंगे यार्न के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है आपको पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फटाफट से हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल्स। सेकेंड, स्कोरिंग, स्कोरिंग इज द वॉशिंग ऑफ रिमूव्ड हेयर, ठीक है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में हमको क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ बर्ड्स, जो उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ बर्ड्स। फिर उनको अलग अलग डिजायर कलर में कलर्ड करना, दैट इज द डाइंग। एंड लास्ट प्रोसेस इज द रोलिंग, ठीक है। उनको यार्न में बना के और उनको रोल करना, दैट इज द रोलिंग, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ओके। यस, अवर नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज सिल्क। तो सिल्क के बारे में पढ़ने से पहले छोटी सी स्टोरी सुनते हैं सिल्क की डिस्कवरी की लिए। ऐसा माना जाता है कि सिल्क की डिस्कवरी जो है वो चाइना में हुई थी, और चाइना की एक क्वीन थी चाइना की, जिसने अपने बगीचे में बहुत सारी मलबरी के ट्री लगाए हुए थे। तो उसने देखा कि उसकी काफी समय से उसकी मलबरी के ट्रीज की लीव्स बहुत ज्यादा डैमेज हो रही हैं। फिर उसने अपने सर्वेंट से कहा कि जाकर चेक करे कि ये मलबरी की लीव्स का डैमेज क्यों हो रही है। जब उसका सर्वेंट गया तो उसने देखा कि मलबरी की लीव्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े कैटरपिलर्स हैं जो उसकी लीव्स को लगातार खा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी लीव डैमेज हो रही है। फिर उन्होंने देखा कि लीव के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर की कोकुन्स भी हैं। वो अपने साथ 2-4 कोकुन्स ले आया और अपनी मालकिन को दे दिया। जब रानी ने उन कोकुन्स को देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि कुछ अलग शेप के और बहुत शाइनी अलग कोकुन्स दिख रहे थे। एक्सीडेंटली ये कोकुन्स उसकी चाय के कप में गिर गया। चाय उसकी चूंकि गर्म थी, तो जैसे ही वो कोकुन गिरा, उसने उस कोकुन को निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने कोकुन को निकालने की कोशिश की, उसके हाथ में एक थ्रेड आया, ठीक है। वो थ्रेड को खोलती गई तो वो एक रील में से जैसे धागा निकलता है, वैसे ही उस कोकुन में से थ्रेड निकलता गया। जब उसने देखा कि ये थ्रेड बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत ही मजबूत है, तो उसने फिर फाइनली इस थ्रेड से फाइबर बनाने के लिए ट्राई किया।
तो इस तरह से ये कहानी है, ये छोटी सी स्टोरी है सिल्क की डिस्कवरी की। उसके बाद चाइना ने कई सालों तक इस खोज को, इस डिस्कवरी को सबसे छुपा के रखा। वो डायरेक्ट सिल्क का प्रोडक्शन करता और दूसरी कंट्रीज को सेल करता था बहुत महंगे दामों पे। धीरे धीरे लोगों को पता चला आखिर ये सिल्क बनता कैसे। उन्होंने कई जासूस लगाए चाइनीज के पीछे, जिससे ये पता चल सके कि सिल्क की डिस्कवरी, सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो चाइना में जब भी कोई ऐसी खोज करने जाता तो वो उन्हें मार डालते थे। लेकिन कई सालों के बाद धीरे धीरे ये रिवील हुआ कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब इंडिया में लगभग 1900 इयर्स पहले सिल्क आया। इंडिया के लिए भी कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि चाइना की एक रानी थी जो इसने शादी किया था यहाँ के इंडियन प्रिंस से। जब उसने यहाँ शादी किया, यहाँ आई, तो वो अपने साथ कोकून्स और कुछ कैटरपिलर्स लेकर आई थी और यहाँ पे उन कोकून्स और कैटरपिलर्स को ग्रो किया गया और धीरे धीरे इंडिया में भी सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। चलिए, इस कहानी के बाद अब हम शुरू करते हैं सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। Yes, now we go on the life cycle of silk moth. So you can able to see that here that I have drawn the diagram of life cycle of silk moth. So we start from the adult moth. Female is larger than the male. जो फीमेल होती है वो मेल से थोड़ा सा बड़ी साइज में होती है और एक बार में फीमेल 300 से लेकर 500 तक एग लेस करती हैं। सारे एग्स मलबरी की लीफ के ऊपर होते हैं और लगभग 10 दिन के अंदर ये जो एग्स होते हैं वो हैच करते हैं और उसमें से लार्वा निकलता है, छोटा लार्वा निकलता है। ये लार्वा लगभग 4 बार अपनी साइज और शेप को चेंज करता है। हर बार वो अपनी साइज को काफी बढ़ा लेता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा हैचिंग, यू कैन एबल टू सी दैट इट इज वेरी टाइनी. Okay, now in the second stage of larva it is bigger than the first stage. Third stage larva is also bigger than the second stage larva, and the fourth stage larva is the maximum size larva. Okay, it is a 10,000 times bigger than the first stage larva. काफी बड़ा लार्वा हो जाता है ये और ये सर्वाइव करता है मलबरी की लीफ के ऊपर। 30 या 40 दिन तक ये लार्वा लगातार लीफ के ऊपर सर्वाइव करता है और मलबरी लीव्स को खाता रहता है। कंटिन्यू रात दिन वो लीव्स को खाता रहता है और फाइनली आफ्टर 30-35 डेज के बाद ये जो होता है लार्वा कैटरपिलर जो है वो धीरे धीरे अपनी शेप को छोटा करता है और कोकून बनाता है। कोकून यानी इसके चारों तरफ ये साइवा जैसा कुछ सिक्रीट करता है और अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, सॉफ्ट कवरिंग बना लेता है जिसे बोलते हैं हम कोकून। ठीक है, कोकून के अंदर ये जो होता है वो थोड़ा सा इसका शेप इसके ये कैटरपिलर के कंपेयर में इसका शेप थोड़ा चेंज होता है। ये थोड़ा छोटा साइज का होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, प्यूपा कोकून के अंदर रहता है और कुछ दिनों के बाद ये कोकून की वॉल को तोड़कर या काट कर बाहर आ जाता है और एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, कोकून के अंदर जो होता है वो प्यूपा होता है। जब हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं वो ऑब्टेन करते हैं किससे? कोकून से। तो सिल्क इंडस्ट्री जो होती है, सिल्क जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ही सैड इसका एक जो भाग है इसका सिल्क प्रोडक्शन का वो बहुत ज्यादा ही सैड है। हम जब सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो हम सारे कोकून्स को उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं या फिर इन्हें धूप में रखते हैं। तो जब हम इन्हें उबलते हुए पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो उसके अंदर जो प्यूपा होता है ये प्यूपा उसके अंदर मर जाता है। यानी हमको सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए इन प्यूपा को मारना पड़ता है। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं हम प्यूपा को बाहर आने दें, एडल्ट में कन्वर्ट होने दें, उसके बाद फिर हम सिल्क ले लेंगे। लेकिन जब तक प्यूपा अंदर रहता है तो सिल्क पूरा एक धागा होता है। लास्ट सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक, मतलब फर्स्ट सिरे से लेकर लास्ट सिरे तक वो एक लंबा थ्रेड होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्यूपा उसमें से एडल्ट बनकर जब बाहर निकल गया है तो उसको काटते हुए जब बाहर आता है तो कोकून एक लंबे पीस, जो सिल्क है वो एक लंबे पीस में नहीं मिलता बल्कि छोटे छोटे पीसेस में मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। हमको सिल्क चाहिए एक पूरा लंबा थ्रेड में, एक ही थ्रेड के फॉर्म में हमको सिल्क चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें कोकून को अंदर ही मारना पड़ता है। हमको कोकून्स को प्यूपा को अंदर ही मारना पड़ता है। हमें कोकून्स को उबलते हुए पानी में
या सनलाइट में डाल देना पड़ता है, जिससे कि ये प्यूपा मर जाए। हम कुछ प्यूपा को हम कुछ कोकून्स को थोड़ा साइड में रख लेते हैं ताकि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो पाए और ये लाइफ साइकिल वापस से एज इट इज चलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सेरिकल्चर, ठीक, व्हाट इज सेरिकल्चर? द रेयरिंग ऑफ द सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। जो सिल्कवर्म है उनकी रेयरिंग करना ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिल सके, रॉ सिल्क मिल सके। तो रेयरिंग कैसे करते हैं हम? उनकी जितने भी एग्स दिए हैं फीमेल मोथ ने, उन सारे एग्स की बहुत अच्छे से टेक केयर करना। अगर उसने 300 या 400 एग्स दिए हैं तो 300 या 400 ही कैटरपिलर हमको मिले, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी, उनको बेटर हाइजीन देना है, उनको बेटर एटमॉस्फेयर देना है ताकि एक भी एग वेस्ट न जाए। ठीक है, उसके बाद जब वो कैटरपिलर आ गए हैं, बन गए हैं कैटरपिलर, तो उनको बहुत अच्छे से खाना देना, जिस क्वांटिटी में उनको खाना लगता है। बाकायदा उनको एक बम्बो की साफ ट्रे देते हैं, हम बम्बो साफ ट्रे बनाते हैं, उसके अंदर उनको कैटरपिलर को रख देते हैं और उसी ट्रे के ऊपर हम जो लीव्स होती है मलबरी की, उनको अच्छे से धोकर साफ कर और छोटे छोटे पीसेस में काटकर वहीं रख देते हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो और वो इजीली अपनी ग्रोथ करते रहें। ठीक है, इस तरह से उनको टेक केयर करना कहलाता है रेयरिंग। और ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग सिल्क। ठीक है, सिल्क की प्रोसेसिंग कैसी होती है? सो कोकून से फाइबर बनने की प्रोसेस कहलाती है रीलिंग। जैसा आपको बताया है हमने कि जो कोकून्स होते हैं उनको हम उबलते हुए पानी में या सनलाइट में रख देते हैं, जिससे क्या होता है उनके जो थ्रेड होता है वो थोड़ा लूज हो जाते हैं और फिर एक थ्रेड निकलता है, उसकी हम रीलिंग कर देते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है रीलिंग। ठीक है, कोकून से फाइबर बनने की प्रोसेस जो कहलाती है वो है रीलिंग। लगभग 1 kg सिल्क के लिए हमको 50,000 ठीक है 50,000 कोकून्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब फाइबर बन जाता है तो फाइबर से हम बनाते हैं यार्न। ठीक है, फाइबर जो होता है वो एक सिंगल थ्रेड होता है। हम इस तरह के 2-3 फाइबर को लेकर एक यार्न बनाते हैं, उसकी क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। फाइबर से यार्न बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पिनिंग। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, 2 या 3 फाइबर्स को लेते हैं और उनको आपस में ट्विस्ट करवाते हैं और एक सिंगल यार्न बनाते हैं। ये यार्न थोड़ा सा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ रहती है। ठीक है, उसके बाद जब यार्न बन जाता है तो यार्न से फैब्रिक बनने की प्रोसेस कहलाती है वीविंग। ठीक है, यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो प्रोसेस हमारी कहलाती है वीविंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो यार्न्स होते हैं उन यार्न्स को हम ये जो यार्न से उनको इस तरह से अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग या नीटिंग। ठीक है, इस तरह से ये सिंगल यार्न जो है वो अरेंज करते हैं हम उनको और क्या बनाते हैं, फैब्रिक। ये जो फाइनली है ये आपका क्या बन गया है, बहुत सारे यार्न्स अरेंज हुए हैं और एक फैब्रिक बन गया है और फैब्रिक से जैसा चाहे वैसे आप क्लॉथ बना सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कोकून से हमने क्लॉथ बनाया है वैसे ही वूल से भी हम वुलन क्लॉथ बना सकते हैं। वूल जो था हमारा, वूल के जो फाइबर्स थे उन फाइबर्स को भी हम पहले क्या करते हैं, यार्न में बनाते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस सेम वैसी ही है जैसे कि कोकून्स के फाइबर्स को हम यार्न में बनाते हैं। ठीक है, वूल्स के फाइबर को लेते हैं, उनको अच्छे से स्पिन करवाते हैं ताकि वो एक मजबूत थ्रेड बना दे, जिसको हम बोलते हैं यार्न। और यार्न से फिर हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक, लाइक दैट। ठीक है, ये फैब्रिक बनता है और फाइनली हमारा बन जाता है वुलन क्लॉथ। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टिल देन, बाय बाय।